दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आपका लाडला भाई अरविंद धीमा आज आपसे बात करने जा रहा है। विश्व में आज के दिन जो चारों तरफ फैला हुआ है कि इजराइल और फिलिस्तीन का क्या होगा, गाजा पट्टी क्या है, हमास क्या है, यरूशलेम क्या है, इन सारों के ऊपर आज अपन डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपके लाडले भाई अरविंद धीमा का यूट्यूब चैनल जुनूनी बातें को एक बार लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कर दीजिए और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए एक बार बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। दोस्तों, मैं मेरी बात स्टार्ट करता हूँ। मेरी 4 कोट जो फेवरेट लाइनें मानता हूँ मेरे आपको इजराइल को कोट करते हुए मैं कहता हूँ कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। दोस्तों, ये तो सारे जानते हैं कि आज इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई हो रही है, लेकिन उसके पीछे का राज क्या है ये वो कोई नहीं जानता। दोस्तों, इसके पीछे का सारा जो राज है वो है इंग्लैंड। 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, 1948 में फिलिस्तीन आज़ाद हुआ था, दोनों ही इंग्लैंड से आज़ाद हुए। शायद इंडिया में तो 2008 में आईपीएल स्टार्ट हुआ है। 1947-48 में इंग्लैंड अपने साथ और फिलिस्तीन इजराइल के साथ में आईपीएल खेल के चला गया था। इंडिया को डिवाइड करके इंडिया पाकिस्तान बना दिया लंदन में बैठ के, तो आईपीएल बन गया। इंडिया पाकिस्तान लंदन में बैठ के बना दिया, और वही वहाँ हुआ। इजराइल फिलिस्तीन को डिवाइड कर दिया लंदन में बैठ के, तो आईपीएल वहाँ बना दिया। अब दोस्तों, इसके पीछे का राज ये है कि इंग्लैंड और अमेरिका हमेशा से ये चाहते हैं कि विश्व के अंदर 2 देश आपस में लड़ते रहें ताकि उनके हथियार बिकते रहें। उनकी इकोनॉमिक पावर से मजबूत होने का रीज़न भी यही है। अब हुआ क्या, 1948 के अंदर यहूदी थे, तो यहूदियों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए बहुत ज़ोर शोर से लड़े और अपना एक इजराइल देश बनवा लिया। फिलिस्तीन से 44% अलग करके इजराइल बना दिया, 48% में फिलिस्तीन को रख दिया, और जो जेरूसलम जो कैपिटल थी वहाँ की फिलिस्तीन की, उसको यूएनओ के अंडर में ले लिया। जो 8% यूएनओ अपने अंडर में रख लेता है। अब वो 8% अपने अंडर में रखने का रीज़न क्या होता है, क्योंकि जो जेरूसलम है वहाँ वो 3 धर्मों के लिए बहुत ही मुख्य धारा के रूप में मानी जाती है, जिसका रीज़न ये है कि जो ईसाई धर्म है वो मानते हैं कि ईसा मसीह का ये जन्म स्थान है, जो यहूदी हैं वो ये मानते हैं कि ये हमारा मूल स्थान है, और जो मुस्लिम लोग हैं वो ये मानते हैं कि जो तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है जिसको अपन अल-अक़सा मस्जिद बोलते हैं वो जेरूसलम के अंदर रखी गई। तो इसलिए 8% यूएनओ अपने अंडर में रख लिया। अब आज इजराइल के सिर्फ और सिर्फ दिक्कत आ रही है, तो ये दिक्कत आ रही है क्योंकि ये जो लड़ाई है ये 2 देशों की लड़ाई नहीं हो कि एक धार्मिक लड़ाई का रूप ले रखा है इसने। ये मैं दोस्तों आपको पूरी आगे जानकारी में बताऊंगा, लेकिन इजराइल की जो दिक्कत आ रही है वो ये आ रही है कि इजराइल में 14% मुस्लिम लोग रहते हैं। 1 करोड़ की आबादी में 14% मुस्लिम लोग बहुत बड़ा मायना रखते हैं। आने वाले टाइम में तो मेजोरिटी में आ सकते हैं। दोस्तों, अंदर की लड़ाई प्लस बाहर की लड़ाई, गाजा पट्टी से जो हमास अटैक कर रहा है उनसे लड़ रहा है, प्लस दूसरी बात फिलहाल जो इजराइल की गवर्नमेंट है वो फुल टू गवर्नमेंट नहीं है। अब ये लड़ाई स्टार्ट कहाँ से होती है, अपन बात इसके ऊपर करते हैं। जेरूसलम में 150 साल पहले अरब कंट्रियों में जो मुसलमान लोग आजकल रहने लग गए, वो वहाँ से अपनी ज़मीन बेच दी यहूदियों को, और उनके पास डॉक्यूमेंट सही थी, यहूदियों के पास में वो ज़मीन है। उस ज़मीन पे क्या है कि वहाँ के जो फिलिस्तीन के लोग थे उनका फिलहाल कब्जा था। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, और आदेश के अंदर ये कहा गया कि ये ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स यहूदियों के पास में, और इस ज़मीन पे जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाए, और ये ज़मीन इजरायली यहूदियों को दी जाए। अब दोस्तों, बात यहाँ से स्टार्ट होती है कि 150 साल पहले किसी का कब्जा किया और अगर आज वहाँ से उजाड़ा जाए तो स्वाभाविक सी बात है, दुख तो होगा, आक्रोश तो आएगा। शुक्रवार के दिन की बात है, अल-अक़सा मस्जिद के अंदर ही नमाज चल रही थी, और इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है उसको पता था यहाँ भीड़ इकट्ठी होगी और विद्रोह होगा। अब इजराइल के शुरू से ही डेढ़ सियाना है, उनकी प्लानिंग थी, उनको पता था कि जो ये फिलीपींस है ये आने वाले समय में दिक्कत कर सकता है। तो उनके पास जो फिलीपींस के लोग हैं वो न तो वहाँ पे कोई हथियार रख सकते हैं, न आर्मी रख सकते हैं, न एयरफोर्स रख सकते हैं, न नेवी रख सकते हैं, सिर्फ रख सकते हैं वो पत्थर। अब एक आम लोग जब सेना आती है तो उसके ऊपर क्या कर सकते हैं। अब वो वहाँ पहले से ही सिक्योरिटी लगा रखी थी, और मस्जिद के अंदर घुस के उनको मारपीट दिया उन्होंने अच्छी तरीके। हालांकि पूरे विश्व में इसकी निंदा भी हुई थी, वो एक अलग बात है।
अब ये बात अगर अपन डायरेक्टली रूप से देखें तो इस बात में अपन को यहूदियों की इजराइल की गलती लगती है, लेकिन दोस्तों इसके पीछे की ओरिजिनलिटी है कि जो तुर्की का राजा था उसका नाम था सुल्तान अल फतेह, जिन्होंने 400 साल पहले, जिनका तो नाम है एक हाजिया सोफिया चर्च, उसको पैसों में खरीद लिया था और उसको मस्जिद बना दिया था। बाद में सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, तो सेकेंड वर्ल्ड वार में इंग्लैंड हैवी था, तो उन्होंने कहा कि भाई ये हमारा चर्च था, आपने खरीद के मस्जिद बना दिया, लेकिन अभी ये धार्मिक स्थल है तो आप इसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दो। उस टाइम उसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन होता क्या, जो तुर्की का जो वर्तमान का राजा है तैयबुल अर्दवान, उन्होंने उसको वापस मस्जिद बनवा दिया। तो क्या 150 साल पहले की ज़मीन तो वो ले तो दिक्कत पैदा हो रही है, 400 साल वाली को अगर वो ले रहे हैं तो दिक्कत पैदा नहीं है। बात यहाँ से स्टार्ट होती है। अब बात ये होती है कि इजराइल वो हमेशा से ही एक उग्रवाद, एक अटैकिंग, अपने डिफेंस सिस्टम, इजराइल का मानना है कि नो वेपन, नो वायलेंस, नो इजराइल। अगर वेपन्स का यूज इजराइल करना बंद कर देगा उस दिन इजराइल विश्व के नक्शे से बाहर हो जाएगा, मानचित्र से बाहर हो जाएगा। इजराइल ने दोस्तों आज तक 6 लड़ाइयाँ लड़ी है, 1948, 56, 67, 73 और 82, 6 में विजय प्राप्त किया है। और मैं बताऊँ कि जिस दिन इजराइल को आज़ाद देश बनाया गया था उस टाइम 100% का 44% था, और आज इजराइल 88% में है, मात्र और मात्र 12% के ऊपर फिलिस्तीन को छोड़ा है। अब फिलिस्तीनी कह रहे हैं कि भाई कोई बात नहीं है, 12% है तो 12% पे तो आराम से रहने दो हमको। लेकिन बात यहाँ से स्टार्ट नहीं होती है दोस्तों, बात स्टार्ट होती है गाजा पट्टी। ये क्या है कि ये पूरे कर्तव्यदर्ता इस काम के हैं, वो हैं सारे के सारे इंग्लैंड वाले ही। उन्होंने क्या किया, भारत से डिवाइड किया था तो पाकिस्तान बना दिया था। पाकिस्तान को 2 जगह डिवाइड किया था, पाकिस्तान और जो अभी प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश है। इंडिया ने तो क्या है कि इंडिया के लोग तो 1.5 सियाने होते हैं, तो उन्होंने उसको बांग्लादेश बना दिया अलग से। अब सेम ऐसा ही सिस्टम वहाँ कर रखा है। वहाँ इजराइल है बीचों बीच, एक साइड फिलिस्तीन है, एक साइड गाजा पट्टी है। वो गाजा पट्टी वो फिलिस्तीन का हिस्सा है। अब वहाँ पर जो फिलिस्तीनी लोग हैं, वो फिलिस्तीनी लोगों के पास तो नरम दल के लोग अपनाने वाले हैं, वो तो कोई लड़ाई दंगे से मतलब भी नहीं है, उनके पास हथियार भी नहीं है। अब जो गाजा पट्टी के अंदर जो हमास नाम का आतंकवादी संगठन काम करता है, उसको क्या है कि मिस्र के रास्ते जो दोस्तों एक सिनाई प्रायद्वीप है, उस सिनाई प्रायद्वीप के रास्ते ईरान उनको जो रॉकेट देता है, जिनको कासम रॉकेट बोलते हैं, एक रॉकेट की 3 लाख रुपये प्राइस। वो रॉकेट वो वहाँ से उनके प्रायद्वीप के थ्रू वहाँ पे आती हैं गाजा पट्टी पर, वहाँ से जो हमास के लोग हैं वो इजराइल के ऊपर दागते हैं। अब वो इजरायली क्या है कि इजराइलों के पास तो आयरन डोम इजराइल मिसाइल है, तो वो मिसाइल लगा देते हैं, तो एयर में ही मार देते हैं उनको। लेकिन होता क्या है कि आजकल हमास ग्रुप है वो भी समझदार हो गया। वो क्या है कि 300, 400, 500 एक साथ अटैक करता है, तो उनमें से 1-2 तो नीचे गिरती है, सारी की सारी तो एयर में नहीं मार सकते, तो 1-2 का नुकसान होता है। अब उन्होंने क्या है कि अब तक पिछले सप्ताह से लेकर 1200 रॉकेट दाग दिए। क्षति कितनी हुई, 7 लोग मारे गए, जिनमें एक तो बेचारा इंडियन मारा गया। जवाबी कार्रवाई के अंदर 67 लोगों को इजराइल ने मार दिया। जब अमेरिका के अंदर ये बात गई तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि इजराइल को अपने सुरक्षा की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। तो यूएनओ के अंदर भी जब बात जाती है तो फ्रांस, अमेरिका, रूस हमेशा इजराइल का सपोर्ट करते हैं, और वीटो पावर से इजराइल हमेशा सुपीरियर वहाँ बना रहता है। अब बात आती है कि अरब देश साथ देने को तो फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं, लेकिन ओरिजिनलिटी ये है कि दोनों हाथों में लड्डू रखने वाले काम कर रहे हैं। चीन के अंदर मैं आपको बताऊं कि दोस्तों एक शिंजियान नाम की प्रांत है जहाँ पर उग्र मुसलमान रहते हैं। चीनी लोगों का कहना है कि वहाँ की महिलाएं अगर घुटने से नीचा कपड़ा पहन लिया तो बीच रास्ते उनका कपड़ा काट दिया जाता है। और वहाँ पर जो ये मुस्लिम देशों के कंट्रियों के जो लोग हैं, जो वहाँ के राजा हैं, वो जाके चीन से हाथ मिलाते हैं। तो ये दोहरी रणनीति है, ये वहाँ सुटेबल बैठती नहीं है। जो ये अपना पास का जो पड़ोसी जो जिनको अपनी इमरान खान बोलते हैं, वो तो ये मान लो कि चीन का गुलाम है। तो और आज पाकिस्तान बोलता है अपने पासपोर्ट पे लिख रखा कि आपको इजराइल जाने का अधिकार नहीं है। मैं आपको दोस्तों जानकारी के लिए बता दूं कि आज के दिन विश्व के अंदर इजराइल को
किसी भी देश की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सेल्फ डिपेंड है, अपना सुई से लेके परमाणु बम तक खुद बनाने की हिम्मत रखता है, तो उनको ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है भारत की कि भारत किसका समर्थन करेगा। दोस्तों भारत इसके अंदर न्यूट्रल रहेगा। मैं आपको जानकारी के लिए न्यूट्रल रहने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अरब सागर से जो ये अरब देश है, अरब देश से भारत को अभी कोरोना टाइम में काफ़ी ऑक्सीजन मिली है। सबसे सस्ता अगर इंडिया को कहीं से पेट्रोलियम मिलता है तो वो अरब देशों से मिलता है। चलो ये भी एक अलग मैटर है, फिर भी ये सारी चीज़ें इजराइल इन बातों को नहीं मानता, लेकिन सबसे बड़ा मैटर ये भारत इजराइल को बोलता है कि कोई बात नहीं है, मैं आपके पक्ष में बोल दूंगा। लेकिन जब यूएनओ के अंदर ये बात आती है, पाकिस्तान तो ये चाहता है कि इजराइल के पक्ष में इंडिया बोले, ताकि जो पीओके के ऊपर अपना कब्जा किया हुआ, अपन कह रहे हैं कि अगर इजराइल सही है तो हम भी सही है, पीओके हमारा। अगर चाइना भी ये चाहती है कि इजराइल का सपोर्ट करे ताकि अक्साई चीन हमारा हो जाए। ये सारे के सारे मैटर अच्छी तरीके से इजराइल को समझाया गया और इजराइल के अच्छे से समझ में भी आया। और जब इंडिया ने वॉर किया तो उस वॉर में इंडिया को सारे के सारे हथियार भी इजराइल से ही आते हैं। तो इजराइल दोस्तों आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इजराइल को हराना मुश्किल ही नहीं, बेमुश्किल काम है। और मैं चंद लाइनें इजराइल के ऊपर बोल के मैं मेरी बात को ख़त्म करना चाहूँगा कि बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता, पत्थर भी भगवान नहीं बनता। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।